हेलो एवरीवन, आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिल्क के मैन्युफैक्चरिंग की बात करी थी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिल्क फाइबर, ये हमने स्टार्ट किया था ये टॉपिक, ठीक है, जिसमें हमने पहला स्टेप पढ़ा था सेरीकल्चर, जिसे कहते हैं रेशम कीट पालन कहा जाता है। तो देखिए, सेरीकल्चर में हमने बात करी थी कि जो बॉम्बेक्स मौरी नाम का जो रेशम का कीड़ा होता है उसका पालन किस प्रकार से किया जाता है और उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, कितनी लाइफ स्टेजेस उसकी होती हैं। तो हमें पता है कि उसकी 4 लाइफ स्टेजेस होती हैं। एक एग स्टेज होती है, दूसरी लार्वा स्टेज होती है, नेक्स्ट प्यूपा और लास्ट मोथ स्टेज होती है उसकी, ठीक है। इसकी लाइफ साइकिल को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला जो इसका लाइफ स्टेज था एग स्टेज, उसमें क्या होता है कि देखिए, जो भी फीमेल मोथ होती है ना, फीमेल मोथ, यह क्या करती है 3 दिन के अंदर 3 डेज़ में क्या करती है, एग्स दे देती है, ठीक है, अंडे दे देती है, जिनको क्या किया जाता है किसी भी अच्छे कपड़े के ऊपर या फिर किसी पेपर के ऊपर उनको रखा जाता है, ठीक है। इन एग्स को प्रॉपरली वेंटिलेटेड जगह पर, थोड़ा सा ह्यूमिड और अच्छी लाइटिंग वाली जगह हो, और साथ ही साथ वो थोड़ी सी ठंडक वाली जगह होनी चाहिए। उसमें लगभग 12 to 15 डेज़ तक इनको रखा जाता है, ठीक है। 15 दिन हो जाने के बाद में जो ये एग्स होते हैं ये लार्वा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब इनकी लार्वा स्टेज आ जाती है, तो हमारी नेक्स्ट स्टेज है लार्वा स्टेज। इस स्टेज में जो लार्वा होते हैं ना, इनकी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ही अच्छे केयरफुली इनको रखा जाता है, ठीक है। जो हर एग से लगभग 3 mm का लेंथ का जो लार्वा होता है वो निकलता है, ठीक है। ये इनको क्या किया जाता है, बाहर जब ये निकलते हैं तो इनको शहतूत की पत्तियां दे दी जाती हैं खाने के लिए, ठीक है, जिसको आप कहते हो मलबेरी ट्री लीव्स, ठीक है, शहतूत की पत्तियां, ठीक है, ये इनको खाने के लिए दी जाती है। तो ये क्या करते हैं, अब इनको खाना शुरू करते हैं। तो क्योंकि लार्वा स्टेज में होते हैं, छोटे होते तो ये जल्दी जल्दी से इसको खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और वो इतनी स्पीड से इन पत्तों को खाते हैं, लगभग एक लार्वा जो होता है अपने खुद के वज़न से 38 टाइम्स ज़्यादा वो जो वज़न के जो पत्ते होते हैं इतने खा लेता है। मीन्स एक लार्वा जो होता है ना, ठीक है, वो अपने खुद के वेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 38,000 टाइम्स ज़्यादा पत्ते खा लेता है, ठीक है। अब ये पत्ते खाते 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 इनकी जो लेंथ होती है ना वो 3 mm से कितनी हो जाती है, 10 mm के लगभग हो जाती है, ठीक है। अब लगभग इनको 30 दिन हो जाते हैं। 30 डेज़ के बाद में जो ये लार्वा होते हैं ये क्या करते हैं, पत्तियां खाना बंद कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अब ये धीरे धीरे क्या करते हैं, अब इनकी ग्रोथ जो होती है या स्टेजेस जो होती है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। और हर स्टेज में जो इनकी जो स्किन कलर रहता है ना, ये बार बार क्या करते हैं, चेंज करते जाते हैं, ठीक है, इनके स्किन का कलर चेंज होता है। जो इनकी 4th स्टेज आती है ना, यहाँ पर ये थोड़े से पिंकिश कलर के लगने लग जाते हैं, ठीक है। और पिंकिश कलर के लगने के साथ साथ में इनकी साइज़ भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। और इस टाइम पर ये क्या करते हैं, इनका जो हेड होता है ना, हेड पार्ट, इसको ज़ोर ज़ोर से घुमाना शुरू कर देते हैं या हिलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यह जब यह एक्टिविटी करते हैं, अपने सिर को हिलाना या ज़ोर ज़ोर से झटकना जब ये शुरू कर देते हैं, तो यह शो करता है कि अब यहाँ पर कोकून का फॉर्मेशन होने वाला है। अब ये जो लार्वा है ये कोकून में परिवर्तित हो जाएंगे या वो बनने के लिए तैयार है, ठीक है। तो यह यहाँ पर स्टेज आ जाती है। अब क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज आती है प्यूपा स्टेज। जो प्यूपा स्टेज होती है ना, इस टाइम पर क्या करता है, जो लार्वा रहता है ना, अब यह जैसे कि यह लार्वा है, ठीक है, इसके सिर पर 2 एंटीनाज होते हैं इस टाइप के। तो यह क्या करता है, इन एंटीनाज को पहले अपने सिर को बहुत ज़ोर ज़ोर से झकझोरता है, तो हमें पता चल जाता है कि अभी कोकून बनाने वाला है। अब इन दोनों एंटीनाज से क्या होता है, एक सलाइवा निकलती है,
ठीक है। ये सलाइवा निकलती है ना, तो यह क्या करती है कि जब एयर के कांटेक्ट में आती है तो यह क्या करती है, एकदम सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो इसके एंटीनाज होते हैं यहाँ से एक तो फिब्रिन और दूसरा सेरिसिन नाम का एक गोंद निकलता है, ठीक है। और ये जैसे ही ड्राई होता है ना, तो ये दोनों आपस में निकल करके चिपक जाते हैं, तो केवल एक ही बन जाता है। अब ये क्या करते हैं, कीड़े ना खुद के ऊपर इसको लपेटना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये जितना भी सलाइवा निकालते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में चेंज होता रहता है, उसको अपने ऊपर लपेटते जाते हैं, ठीक है। और लगभग 3 to 4 डेज़ के अंदर एक कोकून जो होता है, ठीक है, कोकून रेडी हो जाता है, ठीक है, प्रिपेयर हो जाता है कोकून। अब 3 से 4 दिन में कोकून जब रेडी हो जाता है, इसके बाद जो ये प्यूपा है ना, इस कोकून के अंदर ही, ठीक है, यह जो है यह कोकून के अंदर ही ये पूरा इसके ऊपर लिपटा हुआ है, ये इसी के अंदर सो जाते हैं। 10 डेज़ के लिए ये क्या करते हैं, स्लीप मोड के अंदर रहते हैं फॉर 10 डेज़, 10 दिन के रहते हैं। अब जब हमें इससे धागा चाहिए होता है रेशम का, तो इसी दौरान जैसे 3-4 डेज़ में कोकून रेडी होता है, इसके बाद इनको कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है, इनका कलेक्शन कर लिया जाता है और इनको गर्म पानी में डाल दिया जाता है। लेकिन अगर कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि जो कोकून्स 10 डेज़ तक में अगर कलेक्ट नहीं किए गए ना, तो उसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस आता है जिसमें उनकी अगली स्टेज आ जाती है, जिसको मोथ स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज में क्या करते हैं, आफ्टर 10 डेज़ ये जो मोथ होता है, ठीक है, अब जो ये प्यूपा था अब ये मोथ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यह क्या करता है, जो इसका पूरा कोकून रहता है ना, इसको ब्रेक करके और वो बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से सारा रेशा ख़राब हो जाता है। अब ये कोकून सिर्फ इसीलिए छोड़े जाते हैं कि जब अच्छी क्वालिटी का अगर सिल्क है अगर किसी कोकून का, और हमें इसी के वापस आगे अंडे चाहिए होते हैं, तो इन कोकून्स को मोथ स्टेज के लिए छोड़ दिया जाता है, बाकी सबको कलेक्ट करके रेशा बनाने के लिए ले लिया जाता है, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, कोकून को फाड़ करके जो मोथ होंगे वो बाहर निकल जाएंगे और फिर से वापस ये कीड़े मैच्योर होकर के 3 to 4 डेज़ के अंदर फिर से वापस से अंडे देना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से इनका लाइफ साइकिल जो होता है वापस चलता है। तो फिर से ये मोथ होगा, वो एग देगा, फिर लार्वा बनेंगे, फिर प्यूपा बनेंगे, उससे मोथ बनेगा, यह प्रोसेस चलता रहता है। तो फर्स्ट प्रोसेस इसमें हमारा हो गया सेरिकल्चर, रेशम के कीड़े को पालना। सेकंड प्रोसेस आता है सॉर्टिंग ऑफ कोकून, कोकून्स, ठीक है। सॉर्टिंग मीन्स छांटना। क्या किया जाता है, जब कोकून्स रेडी हो जाता है इसके बाद में इनको कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो कलेक्शन जो किया जाता है वो इनकी साइज़ के बेसिस पर किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इनका कलर भी देख लिया जाता है कि कलर कैसा है, साथ इनकी आकृति कैसी है, उसके आधार पर इनको अलग अलग कलेक्ट करके स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। लेने के बाद में क्या होता है, इनको एक कन्वेयर बेल्ट होती है, कन्वेयर बेल्ट, इसके ऊपर इनको डाल दिया जाता है, ठीक है। ताकि क्या होता है, यहाँ पर जो इनके जेंडर के अकॉर्डिंग इनको सेपरेट कर लिया जाता है कि जो कि फीमेल कोकून्स होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है और मेल कोकून्स को अलग कर लिया जाता है, ठीक है। जो फीमेल कोकून्स होती है ना, ये काफ़ी लाइट वेट होती है, ठीक है, तो वो अलग हो जाती हैं। और जो मेल कोकून्स होते हैं ना, ये थोड़े से हैवी होते हैं, तो जिसकी वजह से वो कन्वेयर बेल्ट से अपने आप नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है सॉफ्टनिंग का, सॉफ्टनिंग ऑफ सेरिसिन। सेरिसिन क्या है, गोंद होती है, एक प्रकार का गम होता है जो कि इसके फाइबर के ऊपर चिपका हुआ होता है, ठीक है। तो देखिए, जो कोकून्स में से कोकून्स की जो सॉफ्टनिंग की जाती है, इसके लिए हॉट वाटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। गर्म पानी के अंदर इन कोकून्स को डालते हैं या फिर स्टीमिंग दी जाती है इन कोकून्स को, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके ऊपर जो धागा होता है ना, या जो रेशा होता है वह लूज़ हो जाता है, क्योंकि उसकी जो वैक्स होती है या जो गोंद होती है गम सेरिसिन, यह लूज़ हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, तो हमें धागा प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ गर्म पानी के अंदर डालने से या फिर स्टीम देने से जो अंदर प्यूपा रह जाता है ना,
ठीक है। यह प्यूपा जो होता है यह इसकी डेथ हो जाती है, यह मर जाता है, ठीक है। तो यह अलग हो जाता है और हमें रेशम का रेशा प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब इनको क्या किया जाता है, इनको वापस ठंडे पानी से वॉश करते जाते हैं और इसके ऊपर हल्का सा ब्रश फेर करके या फिर उंगलियों की मदद से जो रेशा होता है उसका किनारे ले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस में की जाती है रीलिंग, रीलिंग ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो रेशम का जो रेशा होता है वो बहुत लंबा होता है, काफ़ी लंबा मीटर्स हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको फिलामेंट फाइबर कहा जाता है, ये फिलामेंट होता है, ठीक है। अब देखिए कोकून से हमने इसका एक धागे का हम जो किनारा होता है वो ले लेते हैं, उसके बाद इसकी रीलिंग शुरू कर दी जाती है। तो जो रेशम का जो फाइबर होता है ना, सिल्क फाइबर, यह बहुत ही स्मूथ और बहुत ही फाइन होता है, इतना पतला होता है कि ये एकदम से तो दिखाई भी नहीं देता है, ठीक है। तो काफ़ी पतला होता है। अब इनको बहुत ही सावधानी से पकड़ करके और जैसे कि 3 से 8 कोकून्स या 10 कोकून्स को एक साथ रखा जाता है और उन सब के धागों को एक साथ मिला करके उनकी रीलिंग कर ली जाती है, ठीक है। यह काम एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जाता है, क्योंकि अगर कोई एक्सपर्ट नहीं होगा तो वो एक तो इसके रेशो को पकड़ नहीं पाएगा और साथ ही साथ रेशो को तोड़ भी देगा, ठीक है। अब जो एक कोकून होता है उससे लगभग 100 से लेकर के 200 फीट तक में उससे जो धागा होता है, रेशा जो होता है वो प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब इसकी बहुत सारी स्पूल्स बना ली जाती है या पूनियाँ बना करके लच्छियाँ तैयार की जाती है, और क्योंकि ये गीली होती है इसलिए इनको नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली इनको सुखा दिया जाता है, ठीक है। जब ये सूख जाएंगे तो फिर इससे आगे फैब्रिक फॉर्मेशन का काम किया जाता है। नेक्स्ट जब ये रेशे सूख जाते हैं तो इसके बाद इसका फैब्रिक का फॉर्मेशन हम करेंगे ना, तो उसके लिए 5th जो प्रोसेस आता है वो आता है बेलिंग प्रोसेस, ठीक है। बेलिंग कर ली जाती है। इस बेलिंग के प्रोसेस में क्या किया जाता है, इस बेलिंग के प्रोसेस में जो जितनी भी लच्छियाँ हमको मिलती है उनको क्या किया जाता है, वजन करके 5 to 10 पाउंड्स की होती है ना ये, इनको अलग कर लिया जाता है और फिर इनको बांध करके अलग रख दिया जाता है, ठीक है। अब हम इसका करेंगे धागा तैयार, ठीक है। अब प्रोसेस आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यार्न। मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, इसमें क्या किया जाता है कि जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो ये काम करेंगे, ठीक है। वो क्या करते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ही एक्सपर्टनेस होती है कि वो बहुत अच्छे से लच्छियों को देख करके और कौन सा किस किस्म का है, किस प्रकार का धागा है, उसके हिसाब से ये लोग उससे धागा बना लेते हैं, ठीक है। तो कैसी उनकी लंबाई है, कैसे उसको छांटना है, ये काम वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो लच्छियाँ होती हैं इनको जो हॉट सोपी वाटर रहता है ना, इसके अंदर इसको डाल देते हैं, ठीक है। डालने के बाद में क्या होता है कि इसके अंदर जो वापस सेरिसिन जो होती है वो थोड़ी सी और ढीली हो जाती है, लूज़ हो जाती है, तो अब धागा बनाना या यार्न मेकिंग का काम बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। यार्न मेकिंग की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो उसके लिए इन सब लच्छियों को वापस से सुखाया जाता है, फिर इसके बाद इनको फ्रेम पर चढ़ाकर बॉबिन के ऊपर लपेटते हैं, ठीक है। जब इसको लपेटा जाता है ना तो उस टाइम पर इसको साथ साथ में ट्विस्टिंग भी इसमें ऐड कर दी जाती है, ऐंठन भी दे दी जाती है, तो जिसकी वजह से एक धागा जो होता है वो तैयार हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है डीगमिंग, डीगमिंग प्रोसेस, ठीक है, जिस प्रोसेस को फिर से कहते हैं गोंद हटाने का प्रोसेस, ठीक है। गोंद हटाने का जो प्रोसेस होता है यह कपड़ा बनाने के बाद भी किया हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो इसके यार्न्स होते हैं ना, ठीक है, इसमें अभी भी कुछ मात्रा में लिटिल बिट इसके अंदर रह जाता है, लिटिल गम जो रहता है, ठीक है, लिटिल बिट गम रह जाता है, तो उसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उसको हटाने से क्या होता है, जो धागे होते हैं वो बिल्कुल मुलायम, एकदम लश्चर वाले, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका पूरा अगर सारा का सारा
गम इसका रिमूव कर दोगे तो वो जो रेशा होगा वो बिल्कुल वीक और कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ी मात्रा में रखा जाता है लेकिन अंशतः हटा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है इसमें, वो आता है वेइंग का प्रोसेस। अब देखिए डीगमिंग का प्रोसेस करते हैं, जो जितना अच्छे से गोंद हटा लिया जाता है ना इसका, उससे उतना ही प्योर सिल्क हमको मिलता है, ठीक है। तो प्योर सिल्क जो होता है वो बहुत ही सुंदर होता है और बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यह प्योर सिल्क है तो इसका जो कपड़ा होगा वो कॉस्ट में, उसकी जो कॉस्ट होगी ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो अफोर्डेबल नहीं रहता है लोगों के लिए, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि जो कपड़ा हमको आम लोगों के लिए या लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाना होता है ना, तो वहाँ पर हम वेइंग का प्रोसेस करते हैं, जिसको हिंदी में वज़न बढ़ाना कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, धागों के ऊपर जैसे आयरन होता है या टिन होता है ना, इसको लगा करके इसको थोड़ा सा भारी बना दिया जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये कपड़ा यूनिफॉर्म भी हो जाता है और साथ ही इसका वेइंग हो जाने से ये दिखने में थोड़ा सा कॉम्पैक्ट दिखने लग जाता है और थोड़ा सा कड़क भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो इसकी मजबूती होती है, स्ट्रेंथ, वो कम पड़ जाती है। लेकिन क्योंकि हमें इसको सर्वसाधारण के लिए या जो साधारण लोग हैं उनके लिए अगर हमें इनको अफोर्डेबल बनाना है तो वेइंग का प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है ब्लीचिंग प्रोसेस, ठीक है। ब्लीचिंग का प्रोसेस जो होता है, यह रेशम के जो धागे होते हैं, सिल्क के यार्न्स, इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। इसलिए हमेशा इसके ऊपर माइल्ड ब्लीचेस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, जो माइल्ड ब्लीचेस आती है उसमें विशेष रूप से जो H2O2 होती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका ही यूज़ किया जाता है, दूसरों का यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप हार्श ब्लीचेस का यूज़ करोगे तो जो सिल्क का फाइबर है, इसकी जो लश्चर होगी वो ख़त्म हो जाएगी, इसकी स्मूथनेस चली जाएगी और इसका टेक्सचर रफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो वो दिखने में उसकी जो अट्रैक्टिवनेस होगी वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा इसका प्रोसेस आता है, वो आता है डाइंग का प्रोसेस, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रंगना या रंगाई का प्रोसेस, ठीक है। जो वुल के रेशे होते हैं वो उसी की तरह जो सिल्क का फाइबर होता है ना, वो भी कलर्स के लिए अच्छी एफिनिटी रखता है और बहुत अच्छे से इसके ऊपर कलर चढ़ जाते हैं, ठीक है। जो ब्राइट कलर्स होते हैं ना, ब्राइट कलर्स, वो सिल्क के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं, ठीक है, और वो थोड़े पक्के भी होते हैं, तो इसीलिए उनको चढ़ाया जाता है, तो फैब्रिक जो होता है वो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लग जाता है, ठीक है। और जैसे कि ज़्यादा लाइटिंग से, सनलाइट से या वॉश से ये कलर्स ख़राब भी नहीं होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो सिल्क का फाइबर होता है इसके ऊपर एसिडिक डाइज को ही चढ़ाया जाता है, ये इसके लिए ज़्यादा अच्छी रहती हैं। तो क्योंकि जो रेशम का धागा होता है, ठीक है, उसके ऊपर एसिडिक डाइज बहुत अच्छे से चढ़ जाती है, तो हम इन्हीं का सबसे ज़्यादा इसके ऊपर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आता है प्रिंटिंग का प्रोसेस, ठीक है। प्रिंटिंग मीन्स छपाई का काम। अब देखिए, कलर कर लिया जाएगा, तो अगर हमें कपड़े को प्लेन रखना है तो हम डाइंग के बाद में उसकी डायरेक्ट फिनिशिंग करके उसको आउट कर देंगे। लेकिन अगर आपको कपड़े के ऊपर प्रिंट भी करना है तो पहले हम डाइंग का प्रोसेस करके उसके ऊपर रंग चढ़ा लेते हैं, फिर हम उसकी प्रिंटिंग करते हैं, ठीक है। तो प्रिंटिंग करने से जो सिल्क का फैब्रिक है वो और ज़्यादा सुंदर लगने लग जाएगा, ठीक है। बहुत टाइप की प्रिंटिंग्स होती है, वो की जाती है, जैसे छोटे मोटिव्स कर सकते हैं, ऑल ओवर मोटिव्स वाली प्रिंटिंग की जा सकती है, ठीक है। तो या ब्लॉक प्रिंटिंग, किसी का भी यूज़ किया जा सकता है इसके ऊपर। दिखने में ये इनकी सुंदरता जो होती है, अट्रैक्टिवनेस जो होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। लास्ट प्रोसेस इसमें हमारा आता है, वो आता है फिनिशिंग का, ठीक है, जिसे आप परिसज्जा कहते हैं। अब देखिए, जो सिल्क का फैब्रिक होता है, सिल्क का फाइबर होता है या सिल्क का यार्न होता है, ये नेचुरली बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर होता है, ठीक है, बहुत ही स्मूथ और अच्छे होते हैं। लेकिन क्या होता है, जब इसको इतने सारे प्रोसेस से गुजारा जाता है तो इनके अंदर कोई ना कोई कमी आ जाती है, तो हम उसमें फिनिशिंग का प्रोसेस करके उसकी जो कमियां होती है उसको हटा करके उसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छा बना देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि डाइंग के प्रोसेस में अगर कहीं पर उस पर कलर ज़्यादा लग गया है, ठीक है, या कोई पार्ट उसका कलर होने से रह गया है, या प्रिंटिंग में हमसे कोई मिस्टेक हो गई है, या उसके ऊपर कोई डर्ट या डस्ट लग गई है, ऑयल लग गया है, तो फिनिशिंग के प्रोसेस में उसको ठीक कर दिया जाता है,
ठीक है। और अगर उसका कपड़ा बना लिया गया है, वीविंग कर दी गई है, तो कहीं से धागा निकल गया है, धागा कट गया है, या उस कपड़े में कोई छेद रह गया है, तो उन सबको भी फिल कर दिया जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो इससे कपड़ा जब फिनिश हो जाता है तो ये मार्केट में उतारना या शॉप पर बेचना बहुत ही आसान रहता है, ठीक है। तो आसानी से लोग इसको खरीद भी लेते हैं। अदरवाइज़ जो पूरा फैब्रिक होता है ना, पूरा फैब्रिक ही वेस्ट हो जाता है अगर हम फिनिशिंग का प्रोसेस इसे नहीं देते हैं तो, ठीक है। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने सिल्क की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को पढ़ा है, सेरीकल्चर से अर्थात रेशम के कीड़े को पालने से लेकर के और कपड़ा बनने तक और उसकी फिनिशिंग होने तक का प्रोसेस हमने पढ़ लिया है। आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।